बात करें मौसम की तो उफक पर बादलों की आमद के बावजूद मौसम गर्म है। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब 33% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बारिश का इम्कान नहीं। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वाले से बात करेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, बताएगा आइंदा चंद दिनों में मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, अगर अभी बात कर लीजिए, पहले तो शहर के मौसम के हवाले से तो उफक पर बादल आ चुके हैं, लेकिन बादल भी शहर के मौसम को बेहतर बनाने का बायस नहीं बन रहे। बादलों की मौजूदगी के बावजूद शहर का मौसम गर्म महसूस किया जा रहा है। हब भी जूं का तू है, जबकि दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जबकि महसूस 40 डिग्री तक किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 33% तक है और 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाएं चलती हैं तो कुछ बेहतर मौसम महसूस किया जाता है, लेकिन जैसे ही हवाएं थमती हैं तो फिर से घुटन का एहसास होने लगता है। और इस वक्त उफक पर सूरज का भी राज है, जो कि पूरी तरह से तपिश बिखेरने में मसरूफ है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों की आंख में चुरी तो देखने में नजर आ सकती है, लेकिन शहर का मौसम गर्म ही रहेगा, क्योंकि आज शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले 4-5 रोज में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा और दर्जा हरारत 41 डिग्री से ऊपर जाने के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। फिलवक्त महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशन गोई नहीं की जा रही और शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी तौर पर इख्तियार करें। जी समरा फातिमा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। 9वें और 10वें मुहर्रमुल हराम की आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक तमाम दफातर और इदारे मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। पंजाब हुकूमत ने जुमेरात और जुमे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है। जी बिल्कुल, 9वीं और 10वीं मुहर्रमुल हराम की आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कैसर खोखर। पंजाब ने 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम की आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन जो है वो सूबे के तमाम इदारों व दफातर पर लागू होगा और बाजार, अदारे, महकमे, डीसी ऑफिस, सिविल सेक्रेट, तमाम तरीमी इदारे सब कुछ बंद होगा, बाजार बंद हो गए और 9वीं और 10वीं मुहर्रम बरोज जुमेरात और जुमा जो है वो आम तातील होगी। ये नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और इसका इतलाक जो है वो 9वीं 10वीं मुहर्रम को होगा और तमाम इदारों को जो है कहा गया है कि छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन जो है ये तमाम इदारों को तस्लीम कर दिया गया है। जी कैसे खोकर आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरदार, ई चालान डिफॉल्टर्स के खिलाफ शहर में बड़ा क्रैकडाउन शुरू। ट्रैफिक पुलिस ने लाखों के ई चालान वाली 100 गाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली है। गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करा दिया है। कैमरे में आने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। इस हवाले से अपडेट करेंगे आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी, बताएगा इस क्रैकडाउन के हवाले से। जी बिल्कुल, इस शहर में ई चालान डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। सीडीओ अब्दुल रहीम शिराजी की जानिब से बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने लाखों के ई चालान वाली 110 गाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली है। गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करवा दिया गया, जबकि सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों में आते ही फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीडीओ अब्दुल रहीम शिराजी का कहना है कि गाड़ी ने 400 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, जिसका रिकॉर्ड सामने आया। अलबत्ता मुतअद्दिद गाड़ियों की भी 200 से 300 से ज्यादा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियां ऐसी हैं जिनके 100-200 के नहीं बल्कि 4 लाख, 5 लाख और उसके साथ साथ इससे ज्यादा रकम जो है वो जुर्माने बताए जा रहे हैं। सीडीओ कहना है कि ई चालान नादीमगान जो है वो लाखों रुपए जुर्माने इनके वाजिबुल अदा हैं। 5 गाड़ियों को बकायदा जो है वो 5 लाख तक पहुंच चुके हैं। जुर्माने नहीं भरेंगे तो गाड़ियां बंद की जाएंगी और सेफ सिटी और ट्रैफिक पुलिस की मुश्तरका टीमों का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। सीडीओ के भी कहने के बार बार ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वालों के गिर्द घेरा तंग करके गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आबिद चौधरी आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया। और टोकन टैक्स नादहिंदगान के लिए भी बुरी खबर है। 8.5 लाख गाड़ियां सिस्टम में ब्लॉक और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी गई है। माली साल के आखिरी 7 रोज में होगी बड़ी कार्रवाई। टैक्स कलेक्शन के लिए डिफॉल्टर गाड़ियां बंद करने का हुक्म। 8.5 लाख गाड़ी मालिकान नादहिंदगान में शामिल। नादहिंदगान के जिम्मे 9 अरब से ज्यादा की अदायगियां ज़ेर इल्तवा हैं। 30 जून तक टोकन टैक्स वसूली के लिए सब इक़दाम होंगे। हुकाम के मुताबिक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक नाकाबंदी यकीनी बनाई जाए। टोकन टैक्स वसूली और कार्रवाइयों की रिपोर्ट रोजाना डीजी ऑफिस भिजवाई जाए। टोकन टैक्स अदायगी तक कोई भी गाड़ी सिस्टम इन ब्लॉक नहीं की जाएगी। आपको अपडेट करते चलें कि टोकन नाहिंदगान के लिए
बुरी खबर है, 8.5 लाख गाड़ियां सिस्टम में ब्लॉक, रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की जाएगी। पंजाब इकनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी 2025-26-31 की तैयारी शुरू कर दी गई है। साबिका मुआशी हिकमत अमली की कारकर्दगी का भी जायजा शामिल है। हुकूमत पंजाब नई 5 साला मुआशी हिकमत अमली में ज़राअत सनत मरकजी फोकस बनाएगी। सर्विसेज, मौसमियाती तब्दीली, ह्यूमन कैपिटल और गवर्नेंस को मरकजी फोकस बनाया जाएगा। मजीद किन चीज़ों को तरजीहात दी जाएंगी, इस हवाले से अपडेट करेंगे। अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। हुकूमत ने नए माली साल में जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्लान दिया है, उसके साथ ही उन्होंने पंजाब इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी 2026-31 की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है और इसमें सबका मुआशी अमली की कारकर्दगी का जायजा जो है वो भी शामिल है। तो पंजाब हुकूमत के जो अहम दस्तावेजात हैं उसमें ये बताया गया कि नई 5 साल जो मुआशी अमली उसमें ज़राअत सनत, मौसमियाती तब्दीली, ह्यूमन कैपिटल और गवर्नेंस को मरकजी फोकस जो है वो बनाया जाएगा और इसमें पंजाब में 5% बहुत शरह नमू का हदफ जो है वो भी रखा गया है। और अगर हकीकत में देखा जाए तो जो ग्रोथ रेट है बजट दस्तावेजात के मुताबिक वो 4.4% तक जो है वो महदूद रहा है। अब इसमें जो साबका ग्रोथ स्ट्रेटजी है उसके दौरान सनती शोबे जो है उनकी कारकर्दगी खासी जो है वो कमजोर रही, ये दस्तावेजात में बाकायदा लिखा गया और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि निजी सरमायाकारी जो है वो भी हदफ से कम रही और 11.5% जो है GDP का टारगेट जो है वो भी हासिल नहीं हो सका जो प्राइवेट सरमायाकारी के थ्रू होना था। अब दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का जो आइंदा मुआशी प्लान है अमली है उसमें 2031 तक काबिल अमल ग्रोथ टारगेट जो है वो कवर करने की तजवीज़ की है और इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी में मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग और सेक्टर ग्रोथ मॉडल जो है वो शामिल किया जाएगा और इसमें मईशत के ढांचे, सरमायाकारी, लेबर मार्केट और बेरोजगारी का तफसीली जो है जायजा लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हुकूमत की ये है कि नए रोजगार के मौके पैदा हो और एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस किया जाए। और इसी पर पंजाब हुकूमत ने महकमा ज़राअत और इसके अलावा इकोनॉमिक जितने भी बड़े महकमे हैं पंजाब में इंडस्ट्री से रिलेटेड, ज़राअत से रिलेटेड, उनको हदायत जारी कर दी कि अपनी आइंदा ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो काम करें जो कि 6 साल ग्रोथ स्ट्रेटजी प्लान होगा और इसमें प्राइवेट सेक्टर जो है उनको भी शामिल किया जाएगा। जो प्राइवेट खासतौर पर मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं और माहिर इकोनॉमिस्ट हैं उनको शामिल किया जाएगा ताकि वो हुकूमत के साथ मिलकर एज स्टेक होल्डर पंजाब की ग्रोथ स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो काम करें। जी अली रामी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी की छुट्टियों में 2 अरब रुपए की लागत से असातिज़ा की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग जारी है जिसमें हाजिरी कम होने का इंकशाफ हुआ है और ट्रेनिंग ना करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का फैसला किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद। जी लाहौर समेत पंजाब भर में इंग्लिश प्रोफेंसी लैंग्वेज कोर्स का आगाज़ हो चुका है लेकिन बेशतर सेंटर्स में असातिज़ा जो हैं वो गैर हाज़िर हैं जिसके ऊपर अगर लाहौर की बात की जाए तो CEO एजुकेशन लाहौर तारक महमूद ने सख्त नोटिस लिया और असातिज़ा को और फील्ड अफसरान को हदायत किया कि वो फौरी तौर पर जो है इम्तिहानी सेंटर्स में जो हैं वो हाज़िर हों और जो असातिज़ा हाज़िर नहीं होंगे उनकी तनख्वाहें भी रोकी जा सकती हैं। और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए का बजट जो है मुख्तस कर रखा है और 2 अरब रुपए से 35,000 असातिज़ा को जो कि लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेंसी कोर्स करवाया जाएगा ताकि स्कूलों में जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको बेहतर किया जा सके और असातिज़ा जो हैं वो बच्चों को इंग्लिश पर अबूर दिला सकें। इस हवाले से 35,000 असातिज़ा हैं और ये लाहौर में अगर बात की जाए तो 5 तहसीलों के जो स्कूल हैं वहाँ पर ये सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर तादाद कम होने का इंकशाफ हुआ जिस पर CEO एजुकेशन लाहौर तारक महमूद ने नोटिस लिया और फील्ड अफसरान को हदायत किया कि असातिज़ा को फौरी तौर पर इम्तिहानी सेंटर्स में हाज़िर किया जाए ताकि ट्रेनिंग कोर्स जो है करवाया जा सके। जी जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। CCD का मुबैना मुकाबला हुआ तो डाकू हलाक और 3 फरार हो गए। डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। CCD टीम को देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 डाकू मारे गए और 3 फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और मुतादिद थानों को मतलूब थे। पुलिस का ऐसा बताना है। CCD का कहना है कि डाकू ने एक रोज कबल डकैती के दौरान शहरी को कत्ल किया था। हलाक डाकू की शनाख्त उमर मकबूल और फैसल के नाम से हुई है। हलाक डाकू से असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया है। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। तो आपको बताएं कि CCD ने ये मुबैना मुकाबला किया है जिसमें 2 डाकू हलाक हुए और 3 फरार होने में कामयाब हो गए हैं।
افسران و اہلکاروں کے الاؤنسز کی مد میں 99 ارب 82 کروڑ 48 لاکھ 61 ہزار روپے مختص، فکس ڈیلی الاؤنس کی مد میں 18 ارب 10 کروڑ 18 لاکھ اور 30 ہزار روپے مختص، ایلیٹ فورس الاؤنس 7 کروڑ 47 لاکھ اور 26 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ ہاؤس رینٹ کی مد میں 5 ارب 22 کروڑ 76 لاکھ اور 59 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سینئر الاؤنس 87 لاکھ اور 78 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کنوینس الاؤنس کی مد میں 4 ارب 61 کروڑ 58 لاکھ اور 58 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ واشنگ الاؤنس کی مد میں 28 کروڑ 12 لاکھ اور 91 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ڈریس الاؤنس کی مد میں 5 کروڑ 26 لاکھ اور 65 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق انٹیگریٹڈ الاؤنس 3 کروڑ 97 لاکھ اور 48 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہارڈ ایریا الاؤنس کے لیے 50% رننگ بنیادی تنخواہ پر 36 کروڑ 17 لاکھ اور 36 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ایڈ ہاک الاؤنس 2010 کے مطابق 23 کروڑ 68 لاکھ اور 73 ہزار روپے مختص ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہیکل مرمت کی مد میں 2 کروڑ 69 لاکھ اور 90 ہزار روپے مختص کیے گئے ہیں۔ رسک الاؤنس کی مد میں 31 کروڑ 88 لاکھ اور 89 ہزار روپے مختص ہوئے ہیں۔ لڑائی جھگڑے کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت کی کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ڈی پی او سرگودا صہیب اشرف لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے۔ ڈی پی او سرگودا نے عدالتی حکم عدولی کرنے والے متعدد متعلقہ ایس ایچ او کو بھی پیش کر دیا ہے۔ عدالت فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ احوال جان لیتے ہیں، ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے۔ جی بالکل، آج ایک کیس میں ڈی پی او سرگودا صہیب اشرف جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے متعلقہ ایس ایچ او کو بھی عدالت میں پیش کیا ہے اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد طارق ندیم کی عدالت میں ہوئی ہے، جہاں پہ ملزم کی درخواست ضمانت کا کیس تھا۔ جب کہ اس کی سماعت کا آغاز ہوا تو ڈی پی او سرگودا صہیب اشرف عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے ڈی پی او سرگودا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں ہم نے ایس ایچ او بھیرا کو حکم دیا تھا کہ وہ مدعی مقدمہ کی تعمیل کروائیں اور اگر تعمیل نہیں ہوتی تو خود پیش ہوں۔ ایس ایچ او خود پیش نہیں ہوئے، تعمیل بھی نہیں کروائی اور اس کے بعد ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ تشریف نہیں لائے۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا ہوگا کہ عدالتی حکم پر وہ کہتے ہوں جی جو عدالت نے دے دیا ہم نے نہیں جانا، لیکن اب ایسا برداشت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ڈی پی او سے استفسار کیا کہ آپ نے اس ایس ایچ او کے خلاف کیا کارروائی کی، تو ڈی پی او سرگودا کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اس معاملے میں انکوائری کر رہے ہیں اور اس کا انکوائری کا آرڈرز کیا ہے، 15 روزوں میں انکوائری مکمل کر کے اس کی رپورٹ عدالت کے روبرو پیش کر دیں گے۔ تو عدالت نے فریقین کے وکلاء کی دلائل سننے کے بعد جو ملزم تھا اس کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی۔ جی ملک اشرف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ تو لڑائی جھگڑے کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت کیس کی سماعت ہوئی ہے اور ڈی پی او سرگودا صہیب اشرف کو لاہور ہائی کورٹ پیش کیا گیا۔ ڈی پی او سرگودا نے عدالتی حکم عدولی کرنے والے متعلقہ ایس ایچ او کو بھی پیش کر دیا ہے۔ عدالت فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ملزم کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی ہے۔ جسٹس محمد طارق ندیم نے ملزم عامر شہزاد کی درخواست ضمانت پر سماعت کی ہے۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے یہ بھی جانتے ہیں کہ قتل کے مقدمے میں ملوث ملزم کی درخواست ضمانت کیس میں سی پی او فیصل آباد ہائی کورٹ کو بھی پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، قتل کیس کی جو تفتیش ہے وہ ناقص کرنے پہ سی پی او فیصل آباد جو ہے تنویر حسین وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اس قتل کیس کی ناقص تفتیش ہونے کا اعتراف بھی کیا ہے اور عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ اس قتل کے کیس میں ناقص تفتیش ہوئی ہے۔ تفتیش تبدیل کرنے کے لیے آر پی او فیصل آباد کو مراسلہ لکھا گیا ہے، جس پہ جسٹس محمد طارق ندیم جن کی عدالت میں ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت تھی، انہوں نے سی پی او سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اکثر آ رہا ہے کہ فیصل آباد میں ناقص تفتیشیں ہو رہی ہیں اور عدالت نے یہ بھی آبزرو کیا کہ جو تفتیشی ہیں وہ تھانے میں تو ملزم کے حق میں بیان دے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آ کے اس کے خلاف اس کی گرفتاری مانگ رہے ہوتے ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر ناقص تفتیش ہوگی تو اس کے بعد جو فریقین ہیں وہ خود ہی فیصلہ کریں گے اور عدالت نے کہا کہ اس کا اگرچہ ہم تفتیش میں مداخلت نہیں کر سکتے، یہ انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے کہ وہ تفتیش کرے، لیکن خدارہ انصاف بھی کیا کریں اور جو بنتا ہے جو تفتیش بنتی ہے اس پہ قائم بھی تو رہے۔ تو عدالت نے یہ بھی آبزرو کیا کہ جو تفتیشی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے
तो CPO फैसलाबाद को उन्होंने हिदायत की कि आप इस मामले को देखें, और यहाँ पे फैसलाबाद से बहुत सी शिकायत यहाँ पे आ रही हैं, तो अदालत ने इस केस में भी दरख्वास्त जमानत जो है वापस लेने की बुनियाद पे खारिज कर दी है। जी मलिक अशरफ, हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।